गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज अपना जो फर्स्ट लेसन है जीव जगत, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखो, इसकी जो मुख्य बातें थी, बेसिक चीज़ें, वो तो मैं आपको पूरी की पूरी पिछले वीडियोज में समझा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में केवल बेटा पाठ के बाहर 2 प्रश्न शेष बचे हैं। उन 2 प्रश्नों, छोटे छोटे हैं, मेरे हिसाब से ये वीडियो 10 से 15 मिनट का बनेगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं उन दोनों प्रश्नों को आपके सामने बोर्ड पर लिख दूंगा और एक बार उनको मैं समझा दूंगा। तो उसी के साथ आपका ये पाठ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बेटा, है ना। और इसके बाद अपन लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे मंडे से। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि मैं पहले पार्ट को फिनिश कर चुका हूँ और अब तो आपकी स्कूल भी खुलने वाली है, तो आप कंटिन्यूअसली देखो बेटा, सारे के सारे वीडियो क्रम से हैं, तो आप कंटिन्यूअसली उन वीडियोओं को सुनें, ताकि जब भी आप क्लास में आके उन प्रश्नों को समझेंगे या मैं पढ़ाऊँगा तो वो आपको पहले से आते होंगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उन वीडियोओं को लगातार देख रहे अथवा सुन रहे या पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। तो आज बेटा जिस प्रश्न के बारे में मैं कह रहा हूँ वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थ एकत्र कीजिए, ठीक है बेटा। आगे चलिए। उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा जीवाणुओं, उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों एवं जीवाणुओं की जाति का अर्थ जानने हेतु चर्चा कीजिए। तो बेटा ये आपकी NCERT की मीन्स आपके सिलेबस की किताब के पहले पाठ में बाहर प्रश्न दे रखा है बेटा, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले इसी प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं जाति की वर्तमान परिभाषा बता चुका हूँ। या तो आप वैज्ञानिक का नाम मायर लिख दें या फिर मेयर लिख दें, एक ही बात है। एक्चुअल में इसकी अंग्रेज़ी MAYER है। तो कुछ किताबों में इसको मायर और कुछ किताबों में इसको मेयर कहा गया है। तो बेटा मायर के अनुसार जाति जीवधारियों का वह समूह है। मायर के अनुसार जाति जीवधारियों का वह समूह है जो ध्यान से सुनना बेटा, जो परस्पर अंतर प्रजनन के द्वारा अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। तो बेटा ये मैंने आपके सामने जाति की वर्तमान परिभाषा लिख दी, ठीक है। क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे कि मायर के अनुसार जाति
जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर अंतर प्रजनन के द्वारा अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये तो बेटा जाति की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो प्रश्न का एक भाग अपन खत्म कर चुके। जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थ एकत्र कीजिए। तो यूँ तो बेटा अलग अलग वैज्ञानिकों ने जाति को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, पर बेटा उसमें दो परिभाषाएं सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो बेटा वो है जो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी। क्या लिखी है बेटा? मायर के अनुसार जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर अंतर प्रजनन के द्वारा अपने समान जनन क्षमता योग्य संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा अपन इसमें कह सकते हैं कि बेटा एक ही जाति के सदस्यों में सर्वाधिक समानताएं पाई जाती हैं। तो जाति प्राणियों का वह समूह है, लिख देता हूँ कि जाति जीवधारियों का वह समूह है। जाति जीवधारियों का वह समूह है जिनमें सर्वाधिक समानताएं पाई जाती हैं। मतलब एक ही जाति के जीवों में सर्वाधिक समानताएं पाई जाती हैं। तो बेटा जाति के वर्तमान काल में जो दो प्रमुख डेफिनेशंस अथवा परिभाषाएं हैं वो मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूँ, ठीक है बेटा। अब अपन प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या बोला गया है, देखिए। उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा जीवाणु की जाति का अर्थ जानने हेतु चर्चा कीजिए, ठीक है बेटा। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि उच्च कोटि के पादपों, प्राणियों एवं जीवाणुओं। उच्च कोटि के पादपों, प्राणियों एवं जीवाणुओं की जातियां आकारिकीय लक्षणों, पोषण विधि, कोशिका संरचना, ठीक है बेटा। तीन चीज़ लिख दी अभी तक मैंने, आकारिकीय लक्षणों, पोषण विधि, कोशिका संरचना एवं आनुवांशिकीय संबंधों के आधार पे आनुवांशिकीय संबंधों के आधार पर एक दूसरे से पृथक होती हैं, ठीक है बेटा। अब इतना तो आप ही समझ सकते हैं बेटा। जैसे यदि मैं बात करूं बेटा पादपों की, प्राणियों की एवं जीवाणुओं की, तो आप छोटी कक्षाओं से जानते हैं कि बेटा पादपों के आकारिकीय लक्षण प्राणियों तथा जीवाणुओं से भिन्न होते हैं, ठीक है बेटा। जीवाणु जो होते हैं
वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि इनकी कोशिका संरचना अत्यंत सरलतम प्रकार की होती है, जबकि बेटा पादपों और प्राणियों में प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक यानी कि अति विकसित कोशिका वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, पोषण विधियों की यदि अपन बात करते हैं तो आप मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए, पादपों में जनरली हरे पादप स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि पादपों में जो कवक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। वो सदैव अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं। यदि बेटा अपन जंतुओं अथवा प्राणियों की बात करें तो ये सदैव विषमपोषी होते हैं। और बेटा यदि अपन जीवाणुओं की बात करें तो कुछ जीवाणु स्वपोषी हो सकते हैं, कुछ जीवाणु मृतजीवी हो सकते हैं, कुछ जीवाणु रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। मतलब प्रत्येक कैटेगरी का पोषण जीवाणुओं के अंतर्गत पाया जाता है। तो बेटा अपन इस प्रश्न में यही पढ़ेंगे। देखो, उच्च कोटि के पादपों, प्राणियों तथा जीवाणुओं की जातियां आकारिकीय लक्षणों में, कोशिका संरचना के आधार पर तथा पोषण विधियों के आधार पर एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होती हैं। ठीक है, अब इसमें अपन एक एग्जाम्पल द्वारा इस चीज़ को समझा देंगे बेटा। जैसे अपन पोषण की बात कर रहे थे तो इसी प्रश्न के आंसर में अपन बता देंगे। देखो बेटा कि जो पादप होते हैं वो जनरली स्वपोषी होते हैं, और पादपों में जो कवक होते हैं बेटा वो परपोषी अथवा विषमपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। ये अपने पोषण के लिए सदैव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। यदि अपन जंतुओं की बात करें बेटा, जंतुओं अथवा प्राणियों की, तो वो सदैव विषमपोषी या परपोषी होते हैं, यानी कि सदैव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। और यदि अपन बेटा बात करें जीवाणुओं की, है ना, तो जीवाणु तो बेटा प्रत्येक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी भी बेटा आगे पढ़ोगे आप जीवाणुओं के बारे में। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं। लिख दिया बेटा, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं। उसके अलावा बेटा ये विषमपोषी या परपोषी भी होते हैं। जैसे कि बेटा ये मृतजीवी हो सकते हैं, जैसे कि बेटा ये सहजीवी हो सकते हैं, जैसे कि ये परजीवी हो सकते हैं। मतलब अपने भोजन के लिए सदैव दूसरों पर विभिन्न प्रकार से आश्रित रह सकते हैं। तो बेटा ये मैंने एक लक्षण बताया आपको, और पोषण विधियों के आधार पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पोषण विधियों के आधार पर भी पादपों की, प्राणियों की एवं जीवाणुओं की जातियां एक दूसरे से पृथक रहती हैं। आइए बेटा इस पाठ के अंतिम प्रश्न पे, और उसी प्रश्न के साथ में आपका ये पहला पाठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रश्न देखिए, जीवों के वर्गीकरण, क्वेश्चन नंबर 2। जीवों के वर्गीकरण व पहचान में, जीवों के वर्गीकरण एवं पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है?
कुंजी, कुंजी को हिंदी में बोलते हैं चाबी, किस प्रकार सहायक है? किस प्रकार सहायक है? तो आप बेटा इसका आंसर सुन लीजिए, फालतू का प्रश्न है ये। यह एक अन्य साधन सामग्री है। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसके द्वारा केवल कुछ ही प्राणियों का, जिसके द्वारा केवल कुछ ही प्राणियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्राणियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कुंजियों का प्रयोग समानता और असमानताओं पर आधारित होकर इनका प्रयोग समानता व असमानताओं पर आधारित होकर पौधों एवं प्राणियों की पहचान में किया जाता है। पौधों एवं प्राणियों की पहचान में किया जाता है। ठीक है बेटा। और चलिए बेटा, यह तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। और लास्ट में बेटा इसमें अपन बोल देंगे पहचानने हेतु प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, पहचानने हेतु प्रत्येक वर्ग की संवर्ग में, प्रत्येक वर्ग की संवर्ग में अलग अलग, प्रत्येक वर्ग की संवर्ग में अलग अलग कुंजियों की आवश्यकता होती है। कुंजियों की आवश्यकता होती है। तो बेटा एक बार अब आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ठीक है, क्या बताना है मुझे इसमें? सबसे पहली बात तो आप ये सुन लें कि जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण का यह तरीका पूर्णतः अमान्य है। बस केवल इसके ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए इसे पढ़ा जाता है। पहली बात तो यह है। अब आपको इसमें यह कहना है कि इस पद्धति के द्वारा केवल कुछ ही प्राणियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जो भी कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर। समूल लक्षणों का जिक्र इस पद्धति के अंतर्गत बिल्कुल नहीं होता। अब आपको तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसके द्वारा केवल कुछ ही प्राणियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, इनका प्रयोग समानता व असमानताओं पर आधारित होकर पौधों एवं प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती हैं। पहचानने हेतु प्रत्येक वर्ग की संवर्ग के लिए अलग अलग कुंजियों की आवश्यकता होती है। तो बेटा इसी के साथ में आपका ये पहला पाठ खत्म हो जाता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लेसन नंबर 1 के सभी वीडियोओं को ध्यान से पढ़ें, और यदि कोई चीज़ बात समझ में नहीं बैठे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, और अगले वीडियो से मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 2 को स्टार्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
है।